नमस्कार, पंजाब डिबेट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पंजाब डिबेट्स में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो इस समय देश की सबसे बड़ी खबर है और सबसे ज्यादा चर्चा में भी है। यह मुद्दा है किसानों का। जी हां, किसान और केंद्र सरकार के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि कृषि कानून को लेकर के केंद्र सरकार और किसान संगठन के बीच में हर एक बातचीत में एक सकारात्मक उम्मीद बन रही थी। लेकिन 11वें दौर की बातचीत में ना तो सरकार झुकी और ना ही किसान संगठन की जिद खत्म हुई है। नतीजा इसका यह हुआ कि कृषि कानून को लेकर के गतिरोध अभी पहले की ही तरह बरकरार है। अब सरकार की तरफ से यह साफ किया जा चुका है कि किसानों को 1.5 साल तक कानून रोकने का प्रस्ताव दिया गया और इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार नहीं दे सकती। वहीं किसान इस बात पर यह कह रहे हैं कि इन कानूनों को वो रद्द करवा कर ही मानेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल इस समय देश के सामने यही है कि आखिर यह आंदोलन कैसे थमेगा। सरकार और किसानों के बीच में बैठक को लेकर के जो अगली तारीख तय नहीं हुई है, तो फिर बात बनेगी कैसे, और सरकार और किसानों में आखिर ये तकरार खत्म कब होगी। और पंजाब डिबेट्स में आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, तो कैसे बनेगी बात, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ सवाल इस बात का भी है कि पिछले 60 दिनों से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर आप देख रहे हैं किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हल के नाम पर अभी कुछ नहीं निकला है। सरकार ने एक प्रस्ताव जरूर आखिरी वार्ता में किसानों को दिया है और उम्मीद सरकार ने यह की है कि किसान इस पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। लेकिन किसान दो टूक इस बात को पहले भी कह चुके हैं और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, जब तक किसानों की मांग को सरकार नहीं मानती है उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यानी कि किसान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक घर वापसी नहीं होगी। अब गतिरोध कब खत्म होगा, क्योंकि 3 नए कृषि कानून केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में गतिरोध का सबसे बड़ा कारण है। नए कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसान संगठन में कोई बात बनी नहीं है। 11 दौर की वार्ता के बाद भी आप ये कह सकते हैं कि जहां से शुरू हुआ था आज भी वहीं पर यह आंदोलन बरकरार है। केंद्र सरकार और किसान संगठन के बीच में 11 दौर की बातचीत हुई है और यह बातचीत बेनतीजा रही है। हालांकि बीच में कुछ दौर की वार्ता में यह जरूर लगा कि कुछ सहमति बन रही है, लेकिन अंतिम दौर तक आते आते ये वार्ता जस की तस नजर आती है। अब नए कृषि कानून के विरोध में 2 महीने से आपको बता दें कि दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। सरकार ने किसानों को सभी प्रस्ताव दिया है और इससे बेहतर प्रस्ताव हम नहीं दे सकते, यह केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से भी कहा गया है। तो आज की पंजाब डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज की पंजाब डिबेट के अहम सवाल उस पर भी एक नजर डालते हैं। पहला सवाल यह है कि सरकार और किसानों में आखिर ये जो तकरार है वो कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है पूरे देश के सामने। दूसरा सवाल यह है कि अगली तारीख अगर तय नहीं है तो बात बनेगी कैसे, क्योंकि वार्ता जहां पर खत्म हुई 11वें दौर की एक प्रस्ताव के साथ, अब आगे की तारीख तय नहीं है। तीसरा सवाल यह है कि सरकार और किसानों में बातचीत रुकी है तो फिर यह आंदोलन कैसे थमेगा, क्योंकि वार्ता के दौरान उम्मीद यह थी कि आंदोलन पर कोई हल या चर्चा के जरिए इसका रास्ता निकल सकता है। सवाल महत्वपूर्ण है और आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ हम चर्चा भी करेंगे। तो देश इस समय देख रहा है कि किसान 2 महीने से डटे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर और इन सब के बीच में ट्रैक्टर मार्च की भी इजाजत भी आपने देखा दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल पूरे देश के सामने यह बरकरार है कि आखिर किसान और सरकार के बीच में जो गतिरोध है उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा। आज की पंजाब डिबेट की शुरुआत करते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं पहले आपके साथ करवा देता हूं। एडवोकेट अर्शदीप कौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अकाली दल के नेता हैं। एडवोकेट अर्शदीप कौर जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और सुरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरजीत सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरजीत सिंह जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा, क्या देखा जाए और कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं, वार्ता जब चल रही थी तो एक उम्मीद ये बरकरार थी कि शायद कोई समाधान निकल आएगा, लेकिन सरकार तो अब ये कह चुकी है कि इससे बेहतर प्रस्ताव हम नहीं दे सकते हैं। क्या समाधान निकलता हुआ इसको आपको नजर आ रहा है? समाधान तो एक ही है जी, जो ये ताले हैं ये रद्द होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि ये तो साफ हो चुका है। जो इतनी आप तक से डिबेट्स हुई हैं, जितने डिस्कशन हुई हैं, विचार हुए हैं, चर्चा हुई है, इसमें यही सामने आया है। लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, वो सभी यही बता रहे हैं तीनों कानून जो हैं ये खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो है ये ठीक नहीं है, उसको खत्म कर देंगे। कॉमन जो फार्मर है उसकी खेती को खत्म कर देंगे, जो पहले ही काफी उसमें मुश्किल में है कि मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो ये तो फाइनल है कि कानून ठीक।
अगर ये साबित हो गया कि कानून ठीक नहीं है, बेशक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इसको अब भी यही कह रही है कि हम जो लाए हैं ये कानून, ये किसान की बेहतरी के लिए लाए हैं, उसकी आमदन को दुगनी करने के लिए लाए हैं, लेकिन ऐसा साफ नहीं हो रहा। जो ट्रस्ट नहीं मान रहे, जो किसान नहीं मान रहे, तो इसमें अड़ी की क्या बात है? जिद क्यों है? सरकार को चाहिए कि ये कानून रद्द कर दें और उसके बाद दोबारा कोई नया सोच के विचार के पूरे देश में उसकी डिस्कशन करके, डिबेट कंसल्टेशन करके नया कानून ले। ये बात क्या है? नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम से ऐसा नहीं होता। लेकिन सुरजीत सिंह जी, सरकार जो बात कह रही है वो ये कह रही है कि हम जो सबसे बेहतर प्रस्ताव था वो हम दे चुके हैं, यानी कि 1.5 साल तक के लिए मैक्सिमम हम इसको होल्ड कर सकते हैं, कमेटी बनाइए और उसके अंदर हम चर्चा करके इसका समाधान निकाल लेंगे। सरकार ये कह रही है कि हम मैक्सिमम जो कर सकते थे वो कर दिया है, किसान इस पर अपना जो रुख है उसको दोबारा से सोचे या उस पर दोबारा से विचार करें तो समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि नहीं, वापसी से बेहतर और कुछ नहीं है? नहीं, ये बेहतर विकल्प जो सरकार दे रही है ये सरकार के लिए बेहतर लग रहा है, सरकार को बेहतर लग रहा है, ये किसानों को बेहतर नहीं लग रहा, देश के लोगों को बेहतर लग रहा है। तो बेहतर तो यही है कि कानून जो, अगर देखो, अगर सरकार इन कानूनों में तरमीमें करने के लिए तैयार है, और तरमीमें भी बोल रही है जितने कर मर्जी करा लो, तो अगर उसको पता चल गया है कि तरमीमें करनी है तो कानून गलत है। अगर कानून गलत है तो इसमें रद्द करने का क्या क्या नुकसान है? इसमें सरकार को, इसमें क्या सरकार क्या जाता है? इसमें दोबारा ले आए, नया ड्राफ्ट ले आए और उसको फिर वाइडर कंसल्टेशन करें, उसकी ठीक होगा, सामने आ जाएगा। सरकार का जो विकल्प दे रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बेहतर नहीं है ये। ठीक है, एडवोकेट अर्शदीप कौर जी, आप कैसे देख रहे हैं जो बात सुरजीत सिंह कह रहे हैं? कि आप उन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? आपको यह लग रहा है कि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया वो बेहतर नहीं है, कानून वापसी से बेहतर और कोई विकल्प नहीं है, या आपको लग रहा है कि हाँ, इसको लेकर के आगे कोई अगर सकारात्मक रुख अपनाया जाए तो बातचीत के जरिए, चर्चा के जरिए या कमेटी के जरिए कोई समाधान निकलने की उम्मीद है, या कानून वापसी के अलावा कोई विकल्प आप देखते नहीं है? कैसे देखेंगे इसको? पहले तो मेरा नाम अर्शदीप क्लेर है, प्लीज उसे करेक्ट कर लें। और दूसरा, मैं एक बात बताता हूं, जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी जन भावना से चलती है, लेकिन आज जो केंद्र सरकार है ये सिर्फ अपने जो डिसीजन है वो लोगों के ऊपर थोपने में लगी हुई है, और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये 3 कानून जो पार्लियामेंट में लेके आए गए और किस तरीके से लेके आए गए। और आप सबको पता है कि 17 सितंबर 2020 को श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का सबसे पुराना अलाई पार्टनर रहा है, और श्रोमणी अकाली दल वो पार्टी है जो सीधे सीधे किसानों के साथ जुड़ी हुई है। और ऐसे कानूनों को बनाने में जब आप सबसे पुराने अलाई पार्टनर की भी बात ना सुने, उसकी जो ओपिनियन हो उसको मैटर, और उसको कोई आप वेट भी ना दें, और उस कानूनों को आप लेके आए, और देखिए देश का किसान आज सड़कों पर बैठा है दिल्ली में, और कितनी ठंड है। मैं केंद्र सरकार से सीधा एक बात पूछना चाहता हूं। केंद्र सरकार के मंत्री मीटिंगों में ये मान चुके हैं कि इन कानूनों में शोध करनी चाहिए, और ये कानूनों में कुछ खामियां हैं जो शोध से दूर हो सकती हैं। जी। और कुछ मंत्री इस बात तक भी कह चुके हैं कि 90% हम इसमें चेंजेस करने के लिए तैयार हैं। तो मैं एक बात मानता हूं कि अगर कानून में 90% चेंजेस करने के लिए आप तैयार हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए सीधा सीधा कि कानून में कितनी खामियां हैं। तो इतनी खामियों वाले कानून को आप इतने जबरदस्ती से देश पर क्यों थोप रहे हैं? आप इस कानून को वापस लें। अगर सरकार आज ये समझती है कि हम इन्हें 3 साल 2 साल तक होल्ड करने को तैयार हैं, तो अगर आप 2 साल होल्ड करने को तैयार हैं तो आप इन्हें रद्द कर दें। रद्द करके फिर आप जो कृषि माहिर लेने हैं, जितनी देश की पॉलिटिकल पार्टी और किसान लीडर हैं, आप उनके साथ बैठे चर्चा करें, नए कानून बना ले, कौन रोक रहा है आपको? तो आज सरकार सिर्फ एक जिद पर अड़ गई है कि ठीक है हम 90% तक कानून बदल देंगे पर उन्हें रद्द नहीं करेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि डेमोक्रेसी में सरकार को ऐसी जिद भावना के साथ चलना चाहिए। ठीक है अर्शदीप जी और सुरजीत जी, हम मैं चर्चा में वापस लौटूंगा, आप लोगों से और चर्चा करेंगे। क्योंकि बात किसानों की हो रही है तो बीते 2 महीने से दिल्ली में किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में दोबारा वापस लौटते हैं। किसान सरकार में कैसे बनेगी बात? ट्रैक्टर आंदोलन पर अड़े किसान, कृषि कानूनों पर जारी है घमासान। 26 तारीख को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड निकलने वाली है। बीते 2 महीने भर से किसानों का दिल्ली में आंदोलन जारी है। किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार भी अपनी मंशा अपने प्रस्तावों के जरिए जाहिर कर चुकी है।
सरकार की मंशा कृषि कानूनों को वापस करने की बिल्कुल नहीं है। हालांकि सरकार 1.5 साल तक इन कानूनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव किसानों को पहले ही दे चुकी है, जिसे किसान संगठन ठुकरा चुके हैं। सवाल है कि आंदोलन को लेकर घमासान थमेगा तो फिर कैसे, क्योंकि जिस प्रस्ताव को किसानों ने मानने तक से इनकार कर दिया है, उसे लेकर केंद्र साफ कर चुकी है कि वो इससे अच्छा प्रस्ताव नहीं दे सकते। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह चुके हैं, अगर किसानों के पास बेहतर विकल्प है तो वो सरकार से बातचीत के लिए आ सकते हैं। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों का आंदोलन फिलहाल 26 जनवरी को दिल्ली में निकलने वाली ट्रैक्टर परेड पर टिका है। सरकार से 11 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकलने के बाद किसान अब पूरी तरह 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुटे हैं। किसान नेता कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि ट्रैक्टर परेड के बाद ही आगे की स्ट्रेटजी तय होगी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बात नहीं बन पा रही है। केंद्र सरकार ने किसानों को 1.5 साल तक नए कृषि कानून रोकने के लिए प्रस्ताव दिए हैं। बहरहाल किसानों का आंदोलन जारी है। सवाल है कि किसानों का आंदोलन कब तक जारी रहेगा। क्या किसान सरकार के प्रस्ताव पर एक बार फिर से 26 जनवरी के बाद विचार करेंगे या सरकार किसानों के आंदोलन के आगे झुकेगी? न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। और चलिए एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। दोनों मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरजीत सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुरजीत जी, कल हम लोगों ने सुना कृषि मंत्री की तरफ से जो बातें कही गई, वार्ता जब समाप्त हुई तो उन्होंने ये बात भी कही कि इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग ऐसे हैं जो कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं और अब ये किसान आंदोलन राजनीति का भी शिकार हो रहा है। सीधे तौर पर इशारा कांग्रेस पार्टी की ओर ही उनका था। क्या राजनीति का शिकार हो गया है ये आंदोलन, क्योंकि आरोप बार बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं? नहीं, ये भारत सरकार का जो उनका तोमर जी का जो दोष है, इल्जाम है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप देखिए, जब से ये संघर्ष किसानों का जो ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, तब से वो इसको नॉन पॉलिटिकल रख रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें पार्टिसिपेट नहीं, किसी लीडर को करते। इंडिविजुअल पे देखो, जो पंजाब के किसान हैं वो अकाली भी हैं, कांग्रेसी भी हैं, वो और पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं, इवन बीजेपी की भी हैं। जो जाति तौर पे किसान वहां जा भी रहे हैं या कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी है, क्योंकि एवरीबॉडी जो उसका पार्ट बन सकता है। लेकिन पॉलिटिकली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें हिस्सा नहीं ले रही है। और ना ही किसान के जो पूरा वो 30, 35, 40 जो लीडर हैं पंजाब से हैं, वो इसको चला रहे हैं। वो बार बार यही बोल रहे हैं कि हमारा संघर्ष जो है ये नॉन पॉलिटिकल है। इसमें हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बतौर एज ए पॉलिटिकल पार्टी किसी लीडर को अलाउ भी नहीं करते। आपने आज ही देखा, देखो अभी खबरें आ रही हैं दिल्ली में, जो लुधियाना से हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं रवनीत बिट्टू जी, और उसके साथ 2 MLA थे, एक और MP साहब, वो वहां चले गए जहां जन संसद हो रही थी। वहां लोगों ने कितना उसका विरोध किया और उनको इनके काफी ये जो है कितना ज्यादा विरोध हुआ वहां। और कुछ उसकी पगड़ी भी उतर गई है, कुछ चोटें भी आई हैं, गाड़ी भी टूट गई है। ये लोगों में विरोध शो करता है कि वहां बिल्कुल। सुरजीत सिंह जी, देखिए इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। ये खबरें हम लोग भी देखते हैं, संज्ञान में हम लोगों के भी रहती है, देश भी देख रहा है। लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी का नाम क्यों जुड़ता है? खासतौर से कुछ किसान नेता वहां पर ऐसे हैं जिनको ये भी कहा गया सत्ता पक्ष की तरफ से कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी के चुनाव निशान पर वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसलिए उनके पीछे बैकअप है कांग्रेस पार्टी का। गुरनाम सिंह चंडूनी को लेकर के भी बहुत सारा विवाद पीछे हम लोगों ने देखा कि हुआ है। ये जो आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष, इसको कैसे देखा जाए और क्या कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कनेक्शन जोड़ना सही है? देखो, ये जो है भारत सरकार ये जानबूझ के ऐसा करती है, ये इसकी प्लान है, प्लानिंग के। देखो कैसे सोचते हैं कि किस तरह किसानों के इस प्रोटेस्ट को बदनाम कैसे किया जाए। पहले उन्होंने खालिस्तानी बोला, पाकिस्तानी बोला, क्या क्या नहीं बोला, उसने अर्बन नक्सलाइट बोला। देखो अब ये कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, अब ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये केवल ओनली एंड ओनली इस संघर्ष को, प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए है, इसको फेल करने के लिए है, डिले करने की ऐसी ये सरकार की साजिशें हैं। लेकिन अब तक वो इसमें कामयाब नहीं हुई। देखो जो वहाँ लेडीज बैठी हैं, 80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे बैठे हैं कितने वहाँ, और आप सभी को ऐसे बोल देंगे ये कांग्रेसी है, ये काली है, ये फलाने हैं, ये ढिनके हैं। ऐसा इसीलिए है कि संघर्ष को, इसको प्रोटेस्ट को खत्म कैसे किया जाए, डिरेल कैसे किया जाए, ये सरकार की चाल है और कुछ नहीं है इसमें। देखो ये आप अकेला किसानों का संघर्ष नहीं रहा, ये तो जन आंदोलन बन गया, ये तो आवाम का संघर्ष हो गया है। सरकार को पता है इस बात का। आज देखो, तो आप देखना
कि 26 जनवरी को वहां लाखों की गिनती में ट्रैक्टर जा रहे हैं। तो कितनों को बोलेंगे ये कांग्रेस है, कितनों को बोलेंगे ये दूसरी पार्टी के हैं, और कितने कैसे बोलेंगे कि कांग्रेस चला रही है ये तो जन आंदोलन है। सरकार को अब भी समझ लेना चाहिए, अभी सरकार को मान लेना चाहिए, नहीं तो इसका ज्यादा और बढ़ेगा, ये और बढ़ता जाएगा। ये सरकार को मानना ही पड़ेगा, सरकार को ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, वरना नुकसान सरकार का होगा, बीजेपी पार्टी का नुकसान होगा। तो ऐसा जो ऐसी साजिशें करती हैं ये नहीं करनी चाहिए इनको। ये पंजाब के साथ नहीं, ये पूरे देश के साथ के जो किसान हैं उनके साथ ये गलत कर रहे हैं ये। अर्शदीप जी, एक सवाल मेरा आपसे भी यही है कि आप मुझे बताइए, क्योंकि इस देश का अगर इतिहास आप उठा करके देखेंगे तो जेपी आंदोलन से लेकर के आप आखिरी अन्ना आंदोलन तक भी आएंगे तो उसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया तो है। अगर सत्ता पक्ष ये बात कह रहा है कि इस आंदोलन को लेकर के इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की या कोई पॉलिटिकल बैकअप इन सारी चीजों के पीछे काम कर रहा है, तो क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे? क्योंकि पिछले जो आंदोलन हुए हैं उसका फायदा निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ है। क्या इस आंदोलन का भी फायदा उठाने की कोशिश कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं? इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? आयुष जी, मैं इसको दूसरी तरफ से देखता हूं। अगर देश में कोई भी बड़ा आंदोलन हुआ, चाहे आजादी की लड़ाई हुई और उसके बाद देश में कोई भी आंदोलन अगर बड़ा हुआ, फिर चाहे सन 84 हुई, देश में अगर किसी सूबे का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो पंजाब का ही हुआ। देश में अगर सबसे ज्यादा देशभक्त होने का अगर किसी को शहीदियों से अगर किसी कौम ने सबसे ज्यादा दी तो वो पंजाबियों ने दी। तो पंजाब को तो हमेशा नुकसान ही हुआ, पंजाब का कभी फायदा नहीं हुआ। और मैं फिर आज आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि पंजाब को तो ग्रीन रेवोल्यूशन कभी चाहिए नहीं था। पंजाब में जहां यहाँ पे अन्न भी था, किसान के पास खाने को भी था, ये देश के लिए यहाँ के किसान ने उगाया। हमारा पानी बर्बाद हुआ, हमारी जमीनें खराब हुई, और आज अगर ऐसे कोई 3 कानून लाके पंजाब के कृषि को खराब किया जाएगा तो लोगों में गुस्सा आएगा। और ये वही गुस्सा है जो आप सड़कों पे देख रहे हैं। और पहले इस आंदोलन को बताया गया कि ये पंजाब का आंदोलन है, फिर इसमें हरियाणा भी जुड़ गया, अब राजस्थान, यूपी, मुंबई, कहां से अब ये बहुत एक बड़ा आंदोलन बन गया। और सरकार लगातार, मैं आपके चैनल से फिर दोबारा ये बात कहता हूं कि कभी कह देते ये खालिस्तानी है, कभी कह देते चाइना से सपोर्टर है। तो जो केंद्र सरकार है उसे ये मानने में क्या बुराई है? आयुष जी, आप मुझे समझाएं कि देश में अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है तो डेमोक्रेसी का एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है कोर्स करेक्शन का। अगर हमें लगता भी है कि कोई हमने फैसला गलत ले लिया है तो उस फैसले को ठीक करने में कोई नीचा नहीं हो जाता। सो प्रधानमंत्री मोदी ये समझें कि अगर आज लाखों किसान सड़कों पर बैठे हैं और अगर सरकार खुद ये समझती है कि कानून में काफी खामियां हैं। नहीं अर्शदीप जी, देखिए मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर ये बात आप जानते होंगे, क्योंकि अगर जब हम एनडीए का जिक्र करते हैं तो सबसे पुराने अलायंस आप उनके रहे हैं। और अगर आप लोग इस बात को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं या वहां अंदर खाने क्या हुआ है आप लोग नहीं बता पाए या नहीं समझा पाए, किस मकसद से इन कानूनों को लाया गया, इसके क्या प्रोज हैं, इसके क्या कॉन्स हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अगर ये मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे हैं या फिर सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही तो क्या इसकी कुछ और वजह भी आप देखते हैं? क्योंकि आप तो पुराने अलायंस रहे ना, असल वजह क्या है? क्या वाकई में पूंजीपतियों के लिए लाया गया है या इसके कुछ और मायने भी हैं? मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूं। आयुष जी, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल किया, मैं आपको बताता हूं। ये बात में कोई शक नहीं है कि श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का सबसे पुराना अलाई था और एनडीए का फाउंडर मेंबर था। और सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की उंगली पकड़ के ही बीजेपी के यहाँ पे जितने एमएलए एमपी बनते रहे उनकी उंगली पकड़कर बनते रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि ये वाजपेयी साहब और अडवाणी साहब वाली बीजेपी नहीं रही। आज बीजेपी डिक्टेटरशिप के दौर से गुजर रही है जिसे सिर्फ 2 आदमी चलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और तीसरा किसी का यहाँ सुनवाई नहीं है। और जब ये ऑर्डिनेंस लाए भी गए थे, हम आज भी, मैं हर चैनल पे चैलेंज करता हूं कि हमारे जो मंत्री थे वहां पे, बीबा हरसिमरत कौर बादल जी, उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था और अगर हमने नहीं दिया तो केंद्र सरकार वो कागज जारी कर दे। और हमें लगातार भरोसा दिलाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि जो भी किसानों के खदशे खामियां इस कानून में हैं, इन्हें बिल बनाने से पहले वो दूर की जाएंगी। और लगातार हम किसानों के और बीजेपी की केंद्र सरकार के बीच में मध्यस्थता का काम करते रहे, जो अब किसान लीडर कर रहे हैं। जी। और आपने तो देखा होगा कि हमारे तो सिर्फ 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, आज लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, 150 से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और बीजेपी और केंद्र सरकार का रुख देखें, उन्हें अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे तो 2 एमपी थे, हमने तो बहुत जोर लगाया कि ये कानून किसी तरीके ना लाया जाए। और आज मैं आपको एक और बात बताता हूं
17 सितंबर सुबह 10 बजे का समय था। नड्डा साहब के घर पे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल थे और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि अगर ये कानून आप होल्ड नहीं करेंगे तो श्रोमणी अकाली दल एनडीए से भी बाहर जाएगा, हम इनके विरोध भी करेंगे पार्लियामेंट में और हम बिल भी उल्ट और वोट भी उल्ट डालेंगे। और जब हमारी बात नहीं सुनी गई और लगातार ये कानून उस पार्लियामेंट में लाए गए और बड़े आपने देखा होगा कि अनडेमोक्रेटिक तरीके से इन्हें पास कराया गया, तो श्रोमणी अकाली दल ही एक ऐसा दल था जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर इसका विरोध किया और वोट भी उल्ट की। बाकी दल वॉकआउट करके चले गए थे। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने वोट भी उल्ट पाया और वहां प्रधानमंत्री की हाजिरी में इसका पुरजोर विरोध भी किया। तो आज बात यह है तो अर्शदीप जी, फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज और खासतौर से क्या कांग्रेस पार्टी आपको नहीं लग रहा, क्योंकि अब ये चूंकि आप लोग कह रहे हैं और जिस तरीके से हम लोग भी देख रहे हैं कि अब किसानों की संख्या बढ़ रही है, एक देशव्यापी आंदोलन के तौर पर इसने शक्ल ले ली है, क्या जब पॉलिटिकल माइलेज दिख रहा है तब ये किसानों की चिंता ज्यादा नजर आ रही? क्योंकि ये विरोध तो वहां से होना चाहिए था ना जहां पर ये कानून बनाए जा रहे थे, वहां पर वॉकआउट करना क्या इसका समाधान था? कम से कम वहां पुरजोर तरीके से, या विपक्ष क्या एकजुट आपको वहां पर नजर आया? आप लोग तो घटक ही दल थे, लेकिन क्या विपक्ष एकजुट नजर आया जिस तरीके से अब दिख रहा है? आयुष जी देखिए, किसान जथेबंदियों की बिल्कुल ये कॉल थी कि अगर कोई वॉकआउट करेगा तो हम ये मानेंगे कि उसने बिल के हक में गया है वो। तो अब ये किसान जथेबंदियां फैसला लेंगी कि जो लोग पार्लियामेंट से वॉकआउट करके चले गए थे उन पे उन्हें क्या एक्शन लेना है। लेकिन आज बात राजनीति की नहीं है, आज बात वजूद की है। आज ये घर घर का आंदोलन है, हर पंजाबी का, हर हरियाणवी का और देश के किसान का आंदोलन है। तो मैं बिल्कुल भी सियासी बात में पढ़ना नहीं चाहता। आज मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि ये हमारे वजूद की लड़ाई है। और आपके माध्यम से मैं एक और बात बताता हूं कि अगर हम केंद्र सरकार की किसी पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं तो हमें एंटी नेशनल का ठप्पा ना लगाएं। हम उनकी पॉलिसियों के खिलाफ हैं, हम केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री मोदी के निजी खिलाफ नहीं है। हम जो वो किसान के खिलाफ पॉलिसियां लेके आ रहे हैं हम उनका विरोध करते हैं और लगातार करते रहेंगे। सुरजीत सिंह जी, मुझे एक चीज बताइए, चूंकि ये सारे सवाल मैं पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा पूछता हूं, खासतौर से किसान की चर्चा में, अगर सभी पार्टियां किसानों की इतनी चिंता करती हैं तो किसानों की स्थिति क्यों है? किसानों को अपने अधिकारों के लिए क्यों सड़क पर उतरना पड़ता है? क्यों इतनी आत्महत्याएं होती हैं? यह सवाल आपसे भी मेरा इसलिए है क्योंकि देश के अंदर सबसे ज्यादा समय तक सत्ता आप लोगों ने चलाई है। किसानों के लिए सही पॉलिसी का जो एक डिसीजन होना चाहिए वो अब तक क्यों नहीं हो सका है? क्यों इस तरीके के कानूनों की आवश्यकता पड़ गई जो कि आपाधापी में लाने पड़ रहे हैं? देखिए, जो ये आपने सवाल किया है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि ये तीनों कानून आने से पहले भी जो किसान की हालत थी वो ठीक नहीं थी। किसानी जो है वो घाटे में जा रही है और किसान पहले ही खुदकुशी कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं और बाकी स्टेट्स में भी कर रहे हैं। उसमें देखो इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो है, जो नई पॉलिसीज की जरूरत है, उसकी सपोर्ट की जरूरत है कि कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, खेती को भी करने की जरूरत तो है। पंजाब में भी अब कणक है और दूसरा ये पैडी है, ये दो क्रॉप्स जो हैं, पैडी खास करके, इसमें पानी की किल्लत बहुत हो रही है पंजाब में। और ये जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आने वाले 5-7 सालों के बाद पंजाब बंजर धरती हो जाएगी, ये वैसे ही पैडी होनी बंद हो जाएगी। तो हमें इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा और जरूरत है। मैं पीछे नहीं जाऊंगा कि क्या नहीं किया, उसके लिए काफी समय चाहिए। लेकिन जो ये मोदी सरकार ये कानून लेके आई है ये उसका कोई समाधान नहीं है। नहीं सुरजीत सिंह जी, बिल्कुल सही बात आपने कही सुरजीत जी, क्योंकि ये समाधान नहीं है। निश्चित तौर पर अगर होता तो इतनी संख्या में किसान नहीं होते। लेकिन मुझे ये बताइए ना, इसका समाधान क्या है? क्या कोई बेहतर ड्राफ्ट आप लोगों के पास है? कोई बेहतर खाका आपके पास है? 2014 के घोषणा पत्र के अंदर जिस कानून को, जिस कृषि सुधार को लाने की आप लोग बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वो क्या है? इससे बेहतर किसान के लिए क्या हो सकता है? कोई ये ड्राफ्ट भी या ये कोई खाका भी तो पेश नहीं कर पा रहा है ना, सिर्फ विरोध करने के लिए कि ये जो सरकार लाई ये गलत है, ठीक है, लेकिन उससे बेहतर क्या है ये भी तो कोई बताए। बेहतर ये है कि अगर आपने पंजाब में, खासकर मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पैडी का जो है पंजाब का, ये बहुत ज्यादा एरिया पैडी के अंदर है। बावजूद के कोशिश की गई है कि सरकारों की तरफ से डाइवर्सिफिकेशन हो, लेकिन वो कामयाब नहीं थी। इसका कारण एक ही है कि जो और फसलें हैं और क्रॉप्स हैं उसकी जो प्राइस फिक्स करती है गवर्नमेंट, इस तरह क्रॉप्स की प्राइस फिक्स होती है, एमआरपी होती है, लेकिन वो किसान को मिलती नहीं है। अगर किसान को बाकी जो क्रॉप्स उसको शो करने के लिए, बीजने के लिए कहा गया है,
तो वो क्यों नहीं हो सका, क्यों नहीं किसान ने उसको माना? क्योंकि किसान को उसका भाव नहीं मिलता, उसका प्राइस नहीं मिलता। इसलिए जो किसान है बैक टू उसके कणक और पैडी पे आ जाता है, क्योंकि ये इसको पक्की फसल मानते हैं, पंजाब में पक्की फसल बोलते हैं। पक्की में जो सरकार ने इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया है, उसकी प्रोक्योरमेंट होती है, उसकी खरीद होती है और उसको पैसा मिलता है। कम हो ज्यादा वो सेपरेट इशू है। कितना बेनिफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है। नहीं सुरजीत जी, मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, क्योंकि अगर 2014 के अंदर आप लोग ऐसा कोई ड्राफ्ट लाने वाले होंगे तो चूंकि आप तो पंजाब से ही बिल्कुल जुड़े हुए हैं ना, आपको तो और ज्यादा बेहतर पता होगा वो बेहतरी क्या होने वाली थी किसानों के लिए, जो ऐसा मौजूदा दौर के अंदर जो सरकार नहीं कर पाई, ऐसा क्या था जो आप लोग लाने वाले थे जो मिस हो गया इसके अंदर, या जो गलत तरीके से लोग ले आए? क्योंकि बीजेपी तो बार बार यही कहती है ना कि आप लोग भी तो यही लाने वाले थे जो हम ले आए, अब हम लाए तो हमारा विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को पॉलिटिकल माइलेज लेना है, वोट लेने हैं किसानों के। आप ऐसा क्या बेहतर करने वाले थे उस ड्राफ्ट के अंदर, थोड़ा उस विषय में बता दें। बीजेपी बिल्कुल गलत कह रही है। कांग्रेस अगर सत्ता में आती तो ऐसे कानून बिल्कुल नहीं लेके आने थे। सिर्फ उसकी बात कि हम अप्रूवमेंट करेंगे, जो एपीएमसी सिस्टम है उसको हम अप्रूव करेंगे, जो उसमें खामियां हैं कमियां हैं उसको अप्रूव करेंगे। जैसे हमने पहले कोशिश किया पंजाब में इम्प्रूवमेंट करने की, सिर्फ इम्प्रूवमेंट करने की, ऐसा ये काले तो ऐसे नहीं हमने कहीं कहा कैसे लेके आए। लेकिन सपोर्ट की जरूरत है किसान को। एक तो जो फसल है उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसकी प्रोक्योरमेंट हो। अगर देखो एक विकल्प ये है कि खेती के लिए पूरे इंडिया का जो बजट है इसका सेपरेट बजट बने इसका, जैसे पार्लियामेंट और रेलवे का पहले बनता था, अब खेती का रेलवे का तो एक पार्ट ही कर दिया, लेकिन खेती के लिए बजट हो, किसान की सपोर्ट के लिए जो डोमेस्टिकेशन पंजाब में होनी चाहिए, उसके लिए जो क्रॉप का जो प्राइस फिक्स हो उसका प्रोक्योरमेंट के बारे में इस चीज इंश्योर किया जाए। जैसे किसान भी यही मांग रहे हैं कि जो आप बाकी फसलों का एमएसपी फिक्स करते हो उसकी प्रोक्योरमेंट की गारंटी दो हमें, एमएसपी को एक कानून का दर्जा दो, कानून बनाओ उसको। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये डाइवर्सिटी नहीं होगी, डाइवर्सिटी नहीं होगी तो किसान घाटे में जाएगा। तो इसके लिए लेकिन तरीका ये ठीक नहीं है। ये कानून से जो अपोजिशन है इसको बचकर कर देंगे। तो हमने पंजाब का पानी बचाना है, पान भी बचाना है, इसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आना चाहिए कि कौन कौन सी क्रॉप किसान को दें और उसका हम मार्केटिंग दें, इसका प्राइस दें हम उसको। और बाकी देखो और बड़े कंट्रीज हैं और भी कंट्रीज हैं उसमें सब्सिडी किसानों को बहुत ज्यादा है, जहाँ तो बहुत फुल सब्सिडी है, सपोर्ट भी मिलती है। उसका डीजल का प्राइस कहाँ गया, खाद का प्राइस कहाँ गया, जो इसका इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उसका प्राइस कहाँ गया, उसको कुछ मिलता नहीं है। अगर जो आप देखोगे एक पर्सनल फिगर दिए हैं, तो आंकड़े दिए हैं, वो बता रहे हैं कि किसान की आमदन कम हुई है, लेकिन बाकी हर फील्ड में इवन के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी कितने के भी 100 टाइम्स बेटर हो गई है, इंक्रीज हुई है इनकम। और किसान नहीं, इसीलिए तो सुरजीत जी मैं पूछ रहा था ना, यही सवाल इसीलिए मेरा पॉलिटिकल पार्टीज से है कि अगर सब इतनी चिंता करते हैं किसानों की तो आज ये स्थिति सुधरी क्यों नहीं है? और अगर आप प्रेजेंट की चर्चा करेंगे तो पास्ट में तो फिर आपको जाना पड़ेगा ना। अर्शदीप जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि आप तो अलायंस रहे एनडीए के, पॉलिसीज तो आपने देखी यूपीए गवर्नमेंट की भी और एनडीए की भी, इस कानून को लेकर के आप लोग अलग जरूर हुए, लेकिन पुराने अलायंस तो आप लोग रहे। क्या वजह रही कि किसान की कंडीशन आज भी वैसी ही है? कुछ हिस्से को अगर हम लोग जिक्र छोड़ दें, कहीं पर थोड़ा बहुत उन्नति हुई, लेकिन उस तरीके से या उस रेस में किसान नहीं आ पाया जिस तरीके से और अलग अलग सेक्टर्स ने ग्रो किया। वजह क्या रही? अगर पॉलिसीज खराब हैं तो बेहतर हो क्या सकता था? आयुष जी, बात ऐसे है कि इस बात में दो चीजें तो बिल्कुल फैक्ट हैं कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा राज किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अगर आज किसानी घाटे में है तो उसमें ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं जो नेशनल लेवल पे पार्टीज होती हैं उनकी जिम्मेवारी तय है। और इस बात से भी कांग्रेस प्रवक्ता नहीं मुकर सकते कि जो इनका 2019 का इंडिया का मैनिफेस्टो रहा है उसमें सेम इन्हीं कानूनों की इन्होंने वकालत की है और उस मैनिफेस्टो में लिखा था कि ये कानून लेके आएंगे। ये तो एक बात है। लेकिन मैं आपके चैनल से ये बात कहना चाहता हूं कि जो खेती है, जो कृषि है, ये केवल हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में ही ये घाटे में जा रही है। लेकिन हर मुल्क की जो सरकार की बात क्यों होती है, एमआरपी की बात क्यों नहीं होती किसान के लिए? न्यूनतम ही देकर के किसान को संपन्न कैसे बना पाएंगे आप लोग? अगर आपको कृषि को फायदेमंद बनाना है तो आप किसान को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके जाइए। आप उनको बाकी फसलों पे भी कुछ सिक्योरिटी दीजिए कि आप ये फसलें उगाएंगे तो सरकार कमिटेड है इनको मार्केट सप्लाई करने के लिए। निजीकरण किसी भी तरीके से खेती को फायदे में नहीं लेके जा सकता। मैं फिर दोबारा कहता हूं
कि कृषि पहले ही इस देश में क्या वर्ल्ड में घाटे में चल रहा है, और जहां भी ये सरवाइव कर रहा है, सिर्फ आप इनको अगर दो इनपुट्स दोगे, एमएसपी और सब्सिडी, ये तभी सरवाइव करेगा, नहीं किसान नहीं सरवाइव कर सकता। व्यापार को आप इससे जोड़ के, अगर आप आज जो भारत की सरकार ने किया है, उन्होंने खेती को ट्रेड और कमर्स में लेके आके उसमें बिल बना दिए हैं। खेती ट्रेड और कमर्स का विषय नहीं है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो यही सबसे बड़ी गलती जो मोदी सरकार ने कर दी है, उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट को ट्रेड और कमर्स में लेके चले गए हैं, जबकि हम बार बार कहते हैं खेती व्यापार नहीं है। सुरजीत सिंह जी, विजन है क्या किसी के पास, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, देश की सत्ता के अंदर सबसे ज्यादा भागीदारी आप लोगों की रही है। विजन है क्या किसानों के लिए? और अगर होता तो किसानों की स्थिति बेहतर तो होनी चाहिए थी। क्या कोई खाका, कोई रोड मैप है, या सिर्फ अब चूंकि आपके विरोधी पार्टी ये सब बिल को लेकर क्या इसलिए विरोध करना है बेहतरी के लिए? जिसमें जो किसान को जो प्राइस है उसको मार्केटिंग जो है, मार्केट मिले, उसको मार्केट मिलेगी, प्राइस ठीक मिलेगा, तभी वो कामयाब हो सकता है। जैसे सनमत पुलिस की रिपोर्ट है जो उसको प्राइस के लिए बोलती है C2 प्लस, तो उसको 50% का प्रॉफिट देने के लिए कहा गया है। बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आते ही ये इसको लागू कर देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एफएस दिया मोदी गवर्नमेंट ने कि हम इसे लागू नहीं कर सकते। और बाद में अब बाहर आके कह रहे हैं, लोगों में कह रहे हैं मोदी जी बार बार कि हमने लागू करती है ये की रिपोर्ट, लेकिन नहीं थी। ये कोई एफिडेविट खत्म लागू कर ही नहीं सकते। और जो ये कह रहे हैं कि हम 2022 में इसकी किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, वो भी गलत कह रहे हैं। पहले ये तो बताओ कि उनकी बेसिक कितनी है, जो स्टैंडर्ड है, कितना दुगुना करना है, वो तो बोलेंगे डबल करने के लिए क्या क्या है वो। तो पॉलिसी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, बेशक ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि तेल के प्राइसेस हैं, डीजल के प्राइसेस हैं, और जो खादों के प्राइसेस हैं, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। इसलिए दोनों गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को मिल बैठ के एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना के किसानों के लिए बनानी चाहिए। और स्वामीनाथन कृषि नहीं, लेकिन सुरजीत सिंह जी, अगर आप इस बात को कह रहे हैं और आप लोग किसानों के साथ इतना नजदीक से जुड़े हुए हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनी क्यों नहीं? यही तो सवाल है ना इस देश के अंदर। जो 6 साल से सत्ता चला रहे उनके लिए भी और जिन्होंने इससे पहले सत्ता चलाई उनके लिए भी ये पॉलिसी बनी क्यों नहीं, अगर सही मायने में किसानों की इतनी चिंता है तो? देखो, ये मानने में हमें कोई इतराज नहीं है कि कहीं ना कहीं किसान इग्नोर हुआ है। अब तक इवन के जो 1991 में पॉलिसीज आई हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं, चेंज हुई हैं, उसमें जो फोकस था उसमें किसान नहीं था फोकस। अब हमें वो ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अब हमें फोकस किसान पे रखना पड़ेगा, हमारे बजट में भी, हमारी पॉलिसी में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। अगर किसान फोकस होगा, फार्मर फोकस होगा हमारे पॉलिसीज में, बजट में, जैसे नीति आयोग को भी चाहिए ये कि किसान को सेंटर में रख के उसको फोकस देके वहां से पॉलिसीज बनाए, तब बचेंगे। ये साबित तो हो गया, हम कोविड की महामारी में साबित हो गया है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, यही देश को बचाएगी। और इस पर हम ध्यान नहीं करेंगे और पास में ऐसा नहीं हो सकता तो गलती है, सभी सरकार की गलती है। लेकिन अब उस गलती को हमें ठीक करना जरूरी है, इम्प्रूव करना जरूरी है। किसान बचेगा, एग्रीकल्चर बचेगी, तभी हमारी पूरी इकोनॉमी देखती है। बाकी जो सेक्टर है सभी काम बचेंगे अगर हम किसान को बचाएंगे, खेती को बचाएंगे। तो जो पास में हुआ गलत हुआ, लेकिन अब हमें इमीडिएटली करना चाहिए। देखो, आप ये कानून देते हैं, लेकिन ये कानून इसका हल नहीं है, समाधान नहीं है। आप तो साथी हो गए ना, सरकार मान रही है कि हम 2 साल के 1.5 साल के 2 साल के लिए इसको अभियान एक्सटेंड करने के तैयार है। अब जब एक्सटेंड करने के तैयार है तो दैट मीन्स का मतलब ये हुआ कि कोई इमरजेंसी नहीं थी। ऑर्डिनेंस तो इमरजेंसी आती है ना जी, ऑर्डिनेंस क्या जरूरत थी लाने की फिर? तो उसका एक ही मकसद होता है कि सिर्फ प्रॉफिट से कहने पे, बड़े प्रॉफिट बढ़ाने हैं उनके कहने पे ये ऑर्डिनेंस लाए गए और उसके बाद कानून बनाया गया। तो इसकी मंशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये गलत है। तो ये इसको कानून खत्म करके इसको मिल बैठ के पूरी सभी स्टेट के साथ और किसानों के साथ सभी बैठ के कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाके जो नए कानून है वो लाए जाए, ताकि हमारी किसानी, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी और देश की पूरी इकोनॉमी वो बचाई जा सके। ये जरूरी है। अर्शदीप जी, मुझे एक चीज बताइए, चूंकि आप एडवोकेट भी हैं, मुझे लगता है कि आप इसको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। खास तौर से जो 2-3 बातों को लेकर के बड़ा विवाद था,
जिसमें ये बार बार कहा जाता रहा कि किसान की जो जमीन है वो चली जाएगी, जबकि सत्ता पक्ष इस बात को बार बार कह रहा है कि उस बिल के अंदर, उस ड्राफ्ट के अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा है। दरअसल क्या ऐसा होगा? इसको अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो किसानों की जमीन चली जाएगी, और अगर है ऐसा तो क्या ऐसा कैसे हो जाएगा? थोड़ा इस विषय को समझाएं। आयुष जी, सबसे पहली बात यह है कि ये कॉर्पोरेट खेती का जो सिस्टम है, इसमें कंपनियां तय करेंगी कि किसान क्या उगाएगा और वो किस क्वालिटी पे देगा। अगर वो क्वालिटी नहीं मैच करती है तो कंपनियां उसके ऊपर क्लेम डालेंगी, और जो जमीन है वो उस कॉर्पोरेट के क्लॉजेस में वो जमीन भी लिखी जाएगी और वो प्रॉपर एक एग्रीमेंट्स बनेंगे। तो आप मेरे को एक बात समझाएं कि अगर रिलायंस कंपनी और अडानी की कंपनी आके यहाँ 5 या 10 एकड़ वाले किसान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है और किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ्लॉ होता है, या किसान की कोई मौसम की वजह से, क्योंकि खेती तो सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, तो उसकी फसल को कोई नुकसान हो जाता है तो वो अडानी और अंबानी से 10 एकड़ या 5 एकड़ वाला किसान लड़ेगा कैसे? आप ये बात समझाएं। और उसके ऊपर इन्होंने एक और बात कर दी थी उसने, जिसको ये बाद में ये मानने को भी तैयार हो गए थे कि उसकी जो शिकायत है वो एसडीएम के पास है, जुडिशियल कोर्ट्स को उससे बाहर ही कर दिया था इन्होंने। तो ये जो चीजें थी, मैं आपको फिर दोबारा बताता हूं कि इतने भारी शंके हैं इन कानूनों में, आप किसी भी तरफ ले जाएं। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल ये लेके आने वाले थे तो अब उसको भी इन्होंने रोक दिया है। जो पराली जलाने का मुद्दा था, आप मेरे को बताएं कि 1 करोड़ रुपए का फाइन, क्या पंजाब, हरियाणा या देश का कोई इतना समृद्ध किसान है कि पराली जलाने पे वो 1 करोड़ का फाइन दे देगा? तो आज देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मोदी सरकार है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क जो खड़ा हो गया, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। तो मैं तो ये बात कहूंगा आपके चैनल से कि अगर बीजेपी आज भी सरदार प्रकाश सिंह बादल की पॉलिसियों को फॉलो करे और किसानों के प्रति काम करे जितना उन्होंने अपने जीवन में किया है, और मोदी साहब कहते हैं कि बादल साहब मेरे पिता समान हैं, तो अपने पिता से सीखें कि उन्होंने किसानी के लिए क्या क्या किया है, चाहे किसानों को मुफ्त बिजली देना हो। अर्शदीप जी, देखिए मैं इसी सवाल पे आने वाला था। मुझे लगता है कि आपके पास ये बेहतर जानकारी होगी और आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप उनके अलायंस रहे। बार बार जब बीजेपी वालों से सवाल पूछा जाता है, हालांकि इस चर्चा में आज बीजेपी के मेहमान हमारे साथ नहीं है, लेकिन कई चर्चाओं में मैं उनसे सवाल पूछ चुका हूं, हमेशा ये कहते हैं कि देखिए बहुत सारे उनके पास इस तरीके के सुझाव थे जिसको अमल में लाते हुए उन लोगों ने इस प्रकार का एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसके आधार पर ही उन्होंने इस पूरे कानून को बनाया है। आप लोग तो उस समय अलायंस में थे ना, कौन सा सुझाव दिया गया था? ये वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको ऐसा सुझाव दिया, और क्या जो उनके अपने अलायंस पार्टनर थे उनके साथ भी चर्चा की गई इन कानून को लाने से पहले? क्या आप लोगों के साथ कोई चर्चा हुई? आयुष जी, यह सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने किसी भी अलाय से इस बात पर चर्चा नहीं की। सिर्फ एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कुछ लोग शामिल थे। उस कमेटी में श्रोमणी अकाली दल का कोई नुमाइंदा नहीं था। तो ये सबसे बड़ी अफसोस की बात रही कि हम एनडीए के सबसे पुराने अलाय पार्टनर थे, कृषि से संबंधित पार्टी थी, किसानों के नुमाइंदा थे, लेकिन हमसे एक बार भी चर्चा नहीं की गई। जिस दिन ये ऑर्डिनेंस लाया गया उस दिन भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव वहां थे, बीबा हसीब और बादल, उन्होंने इस पे ऊपर भी नोट दिया था कि जो इसके स्टेक होल्डर हैं उन्हें सलाह मशवरे के बिना ये कानून ना लाए जाए। तो अगर आज फिर दोबारा कहता हूं कि शिवसेना और अकाली दल ये दो सबसे पुराने अलाय थे एनडीए के, और पहले शिवसेना के अपने कुछ कारण रहे होंगे, वो छोड़ के चले गए, लेकिन सरदार प्रकाश सिंह बादल और सरदार सुखबीर सिंह बादल चट्टान की तरह एनडीए के साथ खड़े रहे। लेकिन जब आप हमारे सूबे की कृषि के ऊपर या देश के कृषि और किसान के ऊपर हमला कर देंगे तो श्रोमणी अकाली दल ऐसे हमले का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम सरकार का इस बात पे और मोदी जी का सीधा सीधा विरोध करते हैं और फिर कहते हैं कि ये काले कानून वापस लें, इसके बिना और कोई चीज मंजूर नहीं है। अर्शदीप जी, मुझे एक चीज और बताइए, चूंकि आप उसी अलायंस में जब रहे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लेकर के बार बार सवाल उठते हैं। हालांकि कोर्ट के अंदर क्या एफिडेविट दिया जाकर के वो सबको पता है, लेकिन बार बार बीजेपी इस बात को कहती है कि हमने स्वामीनाथन की मैक्सिमम जितनी चीजें हो सकती थी उसको लागू किया है। कांग्रेस से सवाल इस बात का रहता है कि उन्होंने आखिर क्यों लागू नहीं किया। अब आप उस अलायंस के अंदर रहे, अब आप उससे बाहर हो गए हैं, एग्जीक्यूट करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि एफिडेविट देकर के अगर ये कहा जाए कि हम एज इट इज इसको फॉलो नहीं कर सकते या लागू नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर कुछ हर्डल्स होंगे। क्या स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करना एक बड़ी चुनौती है?
मैं आयुष जी फिर वही बात बताता हूं, किसी भी चीज को देश में लागू करना कोई उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन लोगों के हित में लागू करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। स्वामीनाथन रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी इन्होंने एज इट इज लागू नहीं किया, और ये बीजेपी की सरकार अब मानती भी है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने एज इट इज लागू नहीं की। उसका भी जो क्लॉज 7C था वो और सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया है। तो मैं यही बात कहता हूं कि डेमोक्रेसी में अगर आप कोई कानून बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, पहले उससे तो पूछें। अगर उसे वो कानून नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती ना थोपे। सुरजीत सिंह जी, चूंकि आपने कहा कि अब सरकार ने एक एफिडेविट भी दिया कि हम इसको लागू नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट बार बार इस बात को कहती है कि ठीक है, लेकिन हम मैक्सिमम जितना कर सकते थे उतना कर रहे हैं। आप लोगों ने किसानों की इतनी चिंता करते हुए भी उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, कैसे किसान की हितैषी हुई कांग्रेस पार्टी? फिर क्यों नहीं लागू किया, क्या दिक्कत थी? देखो, पास्ट में अगर कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं किया कमीशन की रिपोर्ट को, तो उसने उसका कंसिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़े हैं, वो पता में नहीं आई। अब देखो, लोहे तोड़ने के बाद नहीं, मैं पॉलिटिकली नहीं पूछ रहा हूं सुरजीत जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि सत्ता के अंदर रहते हुए आपको पता होगा ना कि उसको एग्जीक्यूट करने में क्या दिक्कतें थी, एग्जैक्टली ग्राउंड पर जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आप फेस करने वाले। इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में उसको इंप्लीमेंट करने में या उसको एग्जीक्यूट कराने में ये प्रॉब्लम है, या पॉलिटिकल वजह है इसके पीछे, लोग उसको एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते। मैं ये समझना चाह रहा हूं थोड़ा आपसे, क्योंकि मौजूदा सरकार भी नहीं कर रही, आप लोगों ने भी नहीं किया। देखो, पहले तो मैं ये कहूंगा कि इसमें इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कैलकुलेशन ही है ना जी, कैलकुलेशन है 2+50% है, इसमें उसका जो लैंड का रेंट है वो करते हैं, जमीन को दे रहे हैं, ये दूसरा फॉर्मूला दे रहे हैं, लैंड का रेंट वगैरह वो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें इससे ज्यादा बनता है। अगर वो कहेंगे तो अब इसी समय जो पैसे का या मिलता है वो 3,000 से ज्यादा पर क्विंटल चला जाता है। तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो किसान के लिए ज्यादा है, उसको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट तो परचेज करनी है, गवर्नमेंट तो डिस्ट्रीब्यूशन में देना ही है, गवर्नमेंट के पास तो पैसा है। अगर लाखों करोड़ हम कॉर्पोरेट का माफ कर सकते हैं, उनका राइट-ऑफ कर सकते हैं लोन पर, तो किसान को क्यों अंत नहीं कर सकते? अगर के पास एक सवाल है के पास कि हमारे पास बफर स्टॉक बहुत है, और एटीट्यूड नहीं है, ग्रेन हमें खरीदनी नहीं चाहिए और असली हमें बंद करने की नौबत पे आज आ गए हैं। ये अवसर नहीं है। इतना बड़ा किसान का जो पूरा है वो चरमरा जाएगा, सारा सिस्टम चरमरा जाएगा, सपोर्ट नहीं मिलेगी। जो कॉर्पोरेट खरीदेगा वो क्या करेगा? वो गवर्नमेंट को या किसी भी सिस्टम को फ्री थोड़ी दे देगा, काम के पैसे देने पड़ेंगे ना। तो उसका आंसर कोई नहीं है। जो ये सरकार कह रही है ना कि हमारे पास भी स्टॉक रखने के लिए जगह नहीं है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ये कोई आंसर नहीं है। इसलिए कांग्रेस कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी का तो फर्स्ट जो प्रॉमिस था यही प्रॉमिस था कि हम आते ही पहली काम यही करेंगे। हम बार बार किसानों का, मोदी जी ने, आप उठा के देख लो कितनी इलेक्शन रैली थी, उस रैली में बार बार कहा उन्होंने, और किसान का लोन माफ करने के लिए कहा उन्होंने, बार बार कहा उन्होंने कम करेंगे, वो भी नहीं किया। तो अगर कांग्रेस ने नहीं किया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है बीजेपी के पास कि हम भी नहीं करेंगे इसको, हम नहीं कर सकते हैं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और ये तो देखो, हमेशा ही जो बीजेपी है ये किसान विरोधी रही है और साबित हो रहा है। अब हो गया, सभी मानते हैं कि कानून गलत है, फिर भी क्या यही बोल रहे हैं ना कि हम ये कानून वापस लेंगे, तो बाकी बोलेंगे ये ही वापस करो, J&K का जो 370 कैंसिल किया उसको वापस कुछ पड़ी है। अभी अगर ये गलत है तो गलत है, किसान के गलत है, गलत है, इनको वापस करो। तो दूसरी बात में जो अखिलेश साहब मेरे यहाँ बैठे हैं जी, जो इसकी अकाली दल की जो गुणगान कर रहे थे ये एनडीए में रहते हुए, देखो मैं आज ये समय नहीं है कि मैं इनके बारे में कहूँ कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है, एनडीए में सपोर्ट किया कैसे किया, ये सभी लोग जानते हैं क्या किया इन्होंने। लेकिन आज ये बात करने का समय नहीं है। ये किसान का जो है आंदोलन है ये कामयाब हो जाए और कानून वापस हो जाए, उसके बाद इसकी कंट्रोल कर लेंगे हम कि अकाली दल ने क्या किया, मीटिंग में क्या कहा, वोट दिया या नहीं दिया, सपोर्ट किया या नहीं किया। अकाली दल ने 3 महीने यहाँ कानून के हक में हर स्टेज पे क्या न किया, और बादल साहब ने पंजाब के लिए क्या किया, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। पंजाब के लोग तो यही बोल रहे हैं आज कि जितना नुकसान बादल साहब ने पंजाब का किया किसी ने नहीं किया आज तक। तो ये बातें बाद में करेंगे हम, आज करने का समय नहीं है। चलिए,
अर्शदीप जी, मुझे एक बात बताइए, क्या इस आंदोलन का एक बेनिफिट, चूंकि अब हम लोग तो देख ही रहे हैं किसान ने इस बात को कह दिया है कि भाई बिल वापस नहीं करेंगे वो घर नहीं जाएंगे वापस, सरकार ये कह रही है कि हम मैक्सिमम जितना कर सकते थे उतना हमने कर दिया। आप देखते हैं कि भविष्य में इसको लेकर के कंक्लूजन तक ये पहुंचते कैसे हैं। लेकिन क्या ये मान के चले कि यहां से किसानों ने आज जो आंदोलन किया या जिस तरीके से ये जन आंदोलन बना है, अब लोगों के केंद्र के अंदर या फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो किसानों को लेकर के गंभीरता से सोचेगी, कम से कम ये मोटिवेट करने का काम इस आंदोलन ने कर दिया है, इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखने को मिलेंगे? आयुष जी, इस आंदोलन के जो सबसे बड़े फायदे रहे हैं वो ये फायदे रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर ये चीज पता लग गई है कि असली डेमोक्रेसी होती क्या है। असली डेमोक्रेसी यही है कि अगर सरकार लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, क्योंकि डेमोक्रेसी के ना डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक डेमोक्रेसी होती है कि लोगों ने जिसे चुन लिया वो लोगों के लिए कोई भी फैसला ले ले, वो है। और असल जो डेमोक्रेसी का धर्म है वो यही है कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल, और ये लोगों के लिए है। और लोगों को अगर आपके किसी भी चीज पे आपत्ति है और वो सड़कों पे उतरते हैं तो यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और मैं आज इस बात से बहुत खुश हूं कि देश के किसान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अगर चुनी हुई सरकार भी कोई उनके प्रति कोई गलत फैसला लेगी तो उसका भी विरोध होगा और मजबूर कर देगा सरकार को कि वो अपने बनाए हुए कानून वापस ले लें। और जैसे स्वेद साहब हैं, स्वेद साहब मेरे सीनियर साथी हैं, पॉलिटिक्स में भी बहुत सीनियर है और वकालत में भी बहुत सीनियर है, मैं तो इनसे बहुत कुछ सीखता हूं। लेकिन मैं स्वेद साहब को ये बात बताता हूं कि स्वेद साहब, जो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किया, जो श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब के लिए किया, उसके लिए चाहे हम 12 घंटे की डिबेट कर लें। और अगर कांग्रेस ने कुछ किया तो कांग्रेस के लिए तो सिर्फ 2 ही लाइनें हैं मेरे पास कि कांग्रेस ने चाहे तो पंजाब हो, चाहे पंजाब के बशिंदे हो, चाहे सिख हो, इनका नुकसान ही किया है जब भी कभी किया है। तो चलिए, इसी के साथ ये चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ पंजाब डिबेट्स में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।